हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपको पता है दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आगे हम लोग ट्राई करेंगे कि और भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को हम लोग स्टडी करें। जैसे साकर हेल्थ केयर का वीडियो में लाने का सोच रहा था, उसके अलावा अपने ये इनोवा कैप्टेप कंपनी है, ठीक है। तो काफी ज्यादा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है फार्मा सेक्टर्स के अंदर, लेकिन आगे धीरे धीरे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अभी पहली कंपनी जहां पे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को नजर आती है वो है क्वालिटी फार्मा। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। देन इनके जो है वो ओवरऑल कौन से सेगमेंट्स में काम करते हैं, देन कंपनी यहाँ पे कितने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होल्ड करती है, कौन से कैपेक्स कर रही है और आगे का फ्यूचर एक्सपेंशन क्या है कंपनी का, कौन से सेगमेंट में ज्यादा एंटर करने का सोच रहे हैं एंड फ्यूचर आउटलुक गाइडेंस के बारे में क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की दोस्तों। तो बिजनेस मॉडल ये है कि ये कंपनी अलग अलग तरीके के फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, और उनको फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। इनका 90% से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। और ये मेनली एक्सपोर्ट कहाँ पे करती है, तो जैसे लेटिन अमेरिका के जो कंट्रीज है लाइक मैक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, या फिर मिडल ईस्ट हो गया, या फिर मतलब गल्फ कंट्री ओवरऑल जो ये अपनी इराक हो गया, कुर्गिस्तान या क्या कहते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दी फंबल, लेकिन ये सारे जो कंट्रीज है। उसके अलावा अफ्रीका के जो अल्जीरिया से अच्छा खासा रेवेन्यू इनका आता है, अफ्रीका के कंट्रीज। तो अमेरिका वगैरह यहाँ पे नहीं ज्यादा ये लोग कंसिडर करते, ये लोग दूसरे जो रीजन है वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे लेटिन अमेरिका के जो कंट्रीज है वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन अपने मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहां पे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाइक एक्सपोर्ट करते हैं। देन यहाँ पे रशिया वगैरह से इनका अभी अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये लोग अपने मॉलिक्यूल्स का, तो वहां से भी आगे जाके अच्छा रेवेन्यू इनका आ सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की इनकी बात करते हैं, क्या कुछ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फार्मा के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मुलेशंस होते हैं। यहाँ पे फिनिश्ड फॉर्मुलेशन जो मतलब आखिरी दवाइयाँ होती है, आखिरी से मतलब जो लाइक जो कंडीशन में जो फिनिश्ड कंडीशन के अंदर जो दवाइयाँ होती है वो ये लोग बनाते हैं। किस तरीके के, तो टैबलेट्स बनाते हैं ये लोग, कैप्सूल्स बनाते हैं, सिरप बनाते हैं और इंजेक्शंस। इंजेक्शन मतलब दवाई वाला इंजेक्शन, ठीक है, वो प्लास्टिक वाला नहीं, ठीक है। एंड ये लोग यहाँ पे ग्लोबली सप्लाई करते हैं, लगभग 70+ कंट्रीज के अंदर ये लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड इनका रेवेन्यू है। दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कंपनी की दोस्तों। तो यहां से अगर देखोगे आप लोग तो ये लोग जो है वो ऐसे दवाइयां बनाते हैं जो कि थोड़े से क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस के ऊपर बनते हैं। ऐसे दवाइयों के ऊपर यहाँ पे ये लोग उनके डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आगे बात करेंगे, हर एक सेगमेंट के बारे में मैं बात कर लूंगा इस वीडियो में और सेगमेंट भी आपको समझा दूंगा। फार्मा कंपनी है दोस्तों, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि ये फॉर्मुलेशन हो गया, एपीआई क्या होता है वो सब आपको लाइक समझना पड़ेगा, तब जाके समझोगे आप लोग। लेकिन हमको पीएचडी भी नहीं कर लेना है, ठीक है। फार्मा का हो सकता है, मेरे को खुद को, मैं फार्मा का बैकग्राउंड नहीं है मेरा कोई, ठीक है, तो फार्मा का पूरा नॉलेज शायद हमको ना हो और हमको लेना भी नहीं है भाई। एज एन इन्वेस्टर हमको इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए जो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इनफ हो। ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है कोई भी थीसिस को, ठीक है। तो जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है सब मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स दवाइयां जैसे ऑन्कोलॉजी हो गए, हार्मोन्स हो गए, यहाँ पे बायोसिमिलर क्या होता है ये सब वो भी मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन ये सारे जो सेगमेंट में दवाइयां यूज होती है इन पेशेंट्स के लिए वो कंपनी बनाती है ज्यादा, ठीक है। 1000 से ज्यादा इनके पास फॉर्मुलेशंस है, मतलब 1000 से ज्यादा तरीके की दवाइयां ये लोग बनाते हैं और उनको यहाँ पे 25 तरह के डिजीज के अंदर यहाँ पे जो है वो यूज किया जाता है, 25 तरह की थेरेपीज के अंदर। 90% रेवेन्यू इनका यहाँ पे लाइसेंसिंग एंड सप्लाई से आता है, मतलब ये लोग खुद दवाइयां का फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं, मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। देन उसका क्या है कि उसका जो लाइसेंस है, मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स का, मान लो कि इन्होंने एक दवाई बनाई, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स का लाइसेंस ये लोग यहाँ पे लाइसेंस और उसको मार्केट करने का, सेल्स करने का पूरा जो है वो राइट्स दे देते हैं किसी, मान लो कि यूरोप के अंदर किसी कंट्री में ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे जर्मनी में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जर्मनी की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, उनके साथ टाइप करेंगे, वहां पे ये लोग क्या है कि उनको लाइसेंस दे देंगे मार्केटिंग एंड सेल्स का, और यहां से ये लोग क्या करेंगे कि वो लाइक सप्लाई करेंगे मैन्युफैक्चर करके, ठीक है। उसके अलावा इनका 90% रेवेन्यू यहां से आता है और बाकी 10% इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है, मतलब दूसरे कंपनियों के लिए दवाइयां बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बाकी अगर बात करें यहां से तो फ्यूचर ग्रोथ कहां से आना है, तो बायोसिमिलर, ऑन्कोलॉजी और उसके अलावा अगर बात करें तो हार्मोन्स वगैरह, और ये यहाँ पे पेप्टाइड्स की अगर बात करें तो ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जिससे यहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव बनेगी कंपनी एंड ये थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई दवाइयां रहेगी, ठीक है।
1700 से ज्यादा एम्प्लॉय है कंपनी के पास, जिसमें से 80 से ज्यादा यहाँ पे R&D के अंदर काम करते हैं। 70 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी यहाँ पे अपने दवाइयां भेजती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सेगमेंट्स की। ठीक है, बिजनेस मॉडल को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका। ठीक है, तो सेगमेंट दोस्तों, सबसे पहला तो यहाँ पे जनरल मेडिसिन बनाती है कंपनी। जनरल जो पैरासिटामोल होती है, जो जो जनरल डिजीज के अंदर, जो नॉर्मल डिजीज के अंदर यूज होती है, यहां से एज ऑफ नाउ इनका 60% रेवेन्यू आता है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे सेगमेंट है, जैसे ये 3 सेगमेंट में कंपनी का एज ऑफ नाउ, ऑन्कोलॉजी में पहले इतना रेवेन्यू नहीं आता था, एज ऑफ नाउ ऑन्कोलॉजी से यहाँ पे 26% रेवेन्यू आता है इनका। ठीक है, उसके अलावा हार्मोन्स का नया प्लांट इनका बन रहा है, तो आगे जाके हार्मोन्स वाले जो डिजीज होते हैं, जैसे थायराइड हो गए, इनकी सब दवाइयां बना के जहाँ पे हाई मार्जिन मिलते हैं, उसका यहाँ पे रेवेन्यू इनका जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बायोलॉजिक्स की दवाइयां भी ये लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, बायोइक्विलेंस वगैरह बनाने वाले, तो उसका भी यहाँ पे रेवेन्यू इनका, मतलब ये तो हो गया फैसिलिटी इसका तैयार नया। ठीक है, इसका बन रहा है, आगे समझाता हूं मैं, एक एक करके समझाता हूं। जनरल मेडिसिन मतलब पैरासिटामोल वगैरह जो नॉर्मली दवाइयां बनती है वो। ठीक है, देन यहाँ पे बेटा लैक्टम, ये ऐसी दवाइयां होती है दोस्तों जो जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं, जैसे लंग्स का किसी को इन्फेक्शन होता है, या फिर अलग अलग जो इन्फेक्शन होते हैं, उसमें जो दवाइयां यूज होती है थोड़े से सीरियस डिजीज के अंदर, लंग्स इन्फेक्शन वगैरह में, उसमें यहाँ पे बेटा लैक्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, वो दवाइयों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेफालोस्पोरिन भी ये लोग बनाते हैं। सेफालोस्पोरिन भी एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे यूरिन हो गया, या फिर दूसरे जो ये अपना क्या बोलते हैं, ये फेफड़ों का बीमारी होता है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमोनिया हो गए, उस सब में जो दवाइयां यूज होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे सेफालोस्पोरिन। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी तो आपको पता ही होगा, कैंसर की दवाइयां होती है और इसकी डिमांड एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा है भाई। आपको पता ही है, बात बोलने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स कितना रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड है। और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, मार्जिन यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। मतलब मान लो कि दूसरे प्रोडक्ट में 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच के 30 रुपए मिलते हैं, तो यहाँ पे 35-40 रुपए मिलते हैं, वो वाली बात है। तो इसका यहाँ पे रेवेन्यू एज ऑफ नाउ लगभग 26% का कंट्रीब्यूशन है। आगे जाके ये 30 या फिर 30+ का कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में ऑन्कोलॉजी से आएगा। बायोलॉजिक्स दोस्तों, ये ऐसे दवाई है जिसका प्लांट अभी इन्होंने रेडी किया है और इसके अलग अलग रजिस्ट्रेशंस के लिए मॉलिक्यूल्स इन्होंने भेजे हर जगह। जैसे मैक्सिको में 55 यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस के लिए इन्होंने मॉलिक्यूल्स भेजे हैं। उसके अलावा जर्मनी में 2-3 तो इनके, शायद 3-4 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस दोस्तों कि अलग अलग जो मार्केट्स होते हैं ना, उसके लिए रेगुलेशंस लगते हैं भाई। ये दवाइयां है, कोई खाने की या फिर दूसरी कोई चीज नहीं है, बेच दिया, खाने की चीज में भी रेगुलेशंस लगते हैं। लेकिन फार्मा प्रोडक्ट में आपको पता ही है, इनको अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस के लिए अलग अलग जगह इन्होंने मॉलिक्यूल्स भेजे अपने, और रजिस्ट्रेशंस के लिए, और काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि FY27 तक इनके ज्यादातर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे कैलेंडर ईयर में। ठीक है, 2027 कैलेंडर ईयर तक। ठीक है, चलिए अब बायोलॉजिक्स दवाइयां क्या होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं जो कोई महंगी दवाई है उसका एक तरीके से रेप्लिकेट बनाते हैं उसका। ठीक है, रेप्लिका बनाते हैं और उसकी कीमत थोड़ी सी कम रहती है। सेम मतलब मान लो कि किसी कैंसर की दवाई है, ठीक है, तो उसका मतलब मान लो कि एक महंगी दवाई आती है, उसको लोग रेप्लिकेट करके उसी तरीके का सेम दवाई वही असर करेगा लेकिन थोड़ा सा सस्ता होगा, तो ऐसे दवाइयों को बोला जाएगा बायोलॉजिक्स। और हार्मोन्स वाला दवाई तो ये सेक्स हार्मोन्स वगैरह के ऊपर जो डिसीज होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के जो साइकोलॉजी डिसीज होते हैं हार्मोन्स के, उसके ऊपर यहाँ पे दवाइयाँ लोग बनाएंगे। ठीक है, और इसका जो ये प्लांट है, इसका नया प्लांट आ रहा है। ये 5 प्लांट तो है इनके पास, ठीक है, इसका नया प्लांट आ रहा है, 6ठा प्लांट इनका आ रहा है, जो कि ऑपरेशनल होगा H2 FY27 से ऑपरेशनल होगा। ठीक है, चलिए बाकी काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और हाई एंट्री बैरियर वाले जो प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ पे ऑन्कोलॉजी हो गया, बेटा लैक्टम हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, बायोलॉजिक्स हो गई। ये बायोलॉजिक्स में तो जो भी ट्रायल्स होते हैं, जो भी क्लिनिकल डिजीज होता है ना, उसके लिए मतलब जो दवाई अगर किसी कंपनी को बनाना है तो उसके लिए जो भी मतलब क्लिनिकल ट्रायल होंगे ना, तो उसके लिए तो मतलब R&D इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। वो लेवल के यहाँ पे एंट्री बैरियर इन कंपनी इन दवाइयों के अंदर, तो हाई एंट्री बैरियर के अंदर ये लोग कंपनी काम करती है। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिससे इनको डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू आता है। ठीक है, काफी फ्लेक्सिबल और ओपन बिजनेस है इनका। ठीक है, इन हाउस R&D है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनका। इंजेक्शंस वाले दवाइयां बना के इनका 48% रेवेन्यू आता है, टैबलेट से 38%,
5% कैप्सूल्स है, यही तीनों होगा। अदर्स मतलब कि आपका होगा तो जो ड्राई सिरप्स होते हैं या फिर क्रीम्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है दूसरे कंपनीज के लिए, तो वहां से इनका 9% रेवेन्यू आता है। ठीक है, चलिए अब कौन से फैसिलिटी इनके किसके लिए है उसकी मैं बात करूं तो देखो, एक इनका फैसिलिटी है जनरल दवाइयों के लिए, जेनरिक मेडिसिन। पहले तो ये लोग उसी के ऊपर फोकस थे, ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था उसमें, और वहां से एज ऑफ नाउ भी इनका 60% रेवेन्यू आता है। लेकिन धीरे धीरे ये लोग ऑन्कोलॉजी, हार्मोन्स, बायो इक्विवेलेंट ये सब के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू इनका आगे जाके घटेगा। और जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का खेल है, और दूसरे जो हाई वॉल्यूम वाले हाई मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स है ऑल यहाँ पे ऑन्कोलॉजी और लाइक ये अपने हार्मोन्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कंपनी करने वाली अब। तो पहला फैसिलिटी इनका जो है वो 60% रेवेन्यू जहां से आता है, जनरल फैसिलिटी। उसके अलावा बेटल एक्टम के लिए जो मतलब यूनिट है वहां से 10% रेवेन्यू इनका आता है टोटल रेवेन्यू का। तीसरा इनका जो यूनिट है वो है ऑन्कोलॉजी, यहां से इनका 26% रेवेन्यू आया FY26 के अंदर। और चौथा जो है इनका वो 4% रेवेन्यू जहां से आया इनका, वो है यहाँ पे सेफालोस्पोरिन। और जो बायोइक्विवेलेंट्स का यूनिट्स तो अभी इनका ओपन हुआ है, तो उसका तो फ्यूचर में आएगा लाइक रेवेन्यू। एंड हार्मोन्स का जो है वो यूनिट बन चुका है, मतलब थोड़ा कामकाज बाकी है, इक्विपमेंट्स वगैरह इन्होंने ऑर्डर कर दिए, तो वो आ जाएगा यहाँ पे H2 Q3 FY27 के अंदर, ये वाले क्वार्टर के अंदर, Q3 में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर्स कैसे डिलीवर कंपनी ने किया। सब कुछ तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है बिजनेस मॉडल समझने में, तो मेरे को कमेंट करिएगा अगर मेरे से कुछ भूल हुई है, क्योंकि फार्मा बैकग्राउंड से मैं भी नहीं हूँ, गलती हो सकती है मेरे से भी। लेकिन ओवरऑल हमको बिजनेस समझना है, जो हमने शायद अच्छे से समझ लिया है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ अगर कोई स्टिल कंफ्यूजन है या फिर आप में से फार्मा बैकग्राउंड वाला कोई बंदा देख रहा है और मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो कमेंट्स में करके बताइएगा। ठीक है, वैसे हुई नहीं होगी क्योंकि बहुत रिसर्च किया है। चलिए FY26 के अंदर कैसे नंबर्स डिलीवर किए, तो 500 करोड़ का रेवेन्यू का बोला था इन्होंने, जो करके दिखाया 503 करोड़ का रेवेन्यू। फुल ईयर बेस पर 36% के यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ रिपीट की। ठीक है, इबिटा के अंदर यहाँ पे 47% का ग्रोथ। इबिटा मार्जिन इतना क्यों इंप्रूव हुआ है, जो 22% का था वो सीधा यहाँ पे 24% का कैसे हो गया, तो एक तो यहाँ पे इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, कॉस्ट कंट्रोल है, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है, और हाई मार्जिन से जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है वहां से इनका इबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। पैट यहाँ पे अगर देखोगे तो 67 करोड़ का पैट किया, जो कि 72% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और यहाँ पे मार्जिन की बात करोगे तो यहाँ पे 13.4% के मार्जिन, इसको कंपेयर करोगे 10.8% से, जो कि FY25 में थे, तो यहाँ पे भी लगभग 300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गाइडेंस की। भाई गाइडेंस कंपनी ने क्लियर क्वार्टर और क्वार्टर का भी गाइडेंस दे दिया, FY29 तक का गाइडेंस कंपनी ने दे दिया है। तो अभी का कितना रेवेन्यू इन्होंने किया दोस्तों, तो अभी रेवेन्यू किया था FY26 के अंदर 500 करोड़ का। अब कंपनी बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे 650 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। ये ग्रोथ निकल के आती है अराउंड 30% की, लेकिन ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव ग्रोथ है दोस्तों। ठीक है, ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है। कंपनी बोल रही है कि ये जो चीजें चल रही है यहाँ पे मिडिल ईस्ट वॉर वगैरह में, तो वहां से हो सकता है हमारे कुछ शिपमेंट्स यहाँ पे डिले वगैरह हो, तो इस वजह से यहाँ पे कंजर्वेटिव गाइडेंस कंपनी ने दिया है। लेकिन ये 700 करोड़ भी कंपनी ने क्लियर बोला, ये आंकड़ा 700 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। और 100 करोड़ के यहाँ पे पैट का ये लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़िया चीज है। उसके लिए यहाँ पे FY28 के लिए देन यहाँ पे 850 से 850 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं विद द 28% ऑफ EBITDA मार्जिन। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे FY29 तक यहाँ पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू 30% EBITDA मार्जिन के साथ ये लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब 3 साल में रेवेन्यू अपना डबल करने की तरफ देख रहे हैं। FY26 के अंदर टोटल कितने का रेवेन्यू किया, 500 करोड़ का। FY29 में बोल रहे तब तक हम लोग 1000 करोड़ का कर लेंगे, 3 साल में रेवेन्यू डबल, बहुत रैपिडली एग्जीक्यूशन। FY27 का क्वार्टरली अपडेट्स भी इन्होंने दिया है, तो ये लोग बोल रहे Q1 हमारा सिमिलर टू Q4 होगा। Q4 में इन्होंने लगभग 157 करोड़ का रेवेन्यू किया था, तो वही मतलब 150 to 160 करोड़ का रेवेन्यू Q1 में करेंगे, 160 to 170 का रेवेन्यू करेंगे यहाँ पे Q2 के अंदर। एंड Q4 इनका बिग होगा, जहां पे 200 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी क्रॉस कर जाएगी एक क्वार्टर के अंदर। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजिक ग्रोथ एंड कॉन कॉल्स के अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पे ऑन्कोलॉजी से इनका कितना रेवेन्यू FY26 के अंदर आया और आगे यहाँ से कितना उम्मीद है, क्योंकि एक हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, जितने ज्यादा ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे उतना ही ज्यादा मुनाफा इनका ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी का यहाँ पे 130 करोड़ का रेवेन्यू FY26 के अंदर था, जो कि टोटल रेवेन्यू का अराउंड 26% था। ठीक है, और ये यहाँ पे जो 1000 करोड़ का रेवेन्यू का इन्होंने गाइडेंस दिया FY29 के लिए, वो यहाँ पे उसमें 300 करोड़ ऑन्कोलॉजी से आएगा, मतलब 30% यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप में 30% रेवेन्यू इनका ऑन्कोलॉजी से आएगा। ठीक है, ऑन्कोलॉजी को यहाँ पे अगर बात करें तो इस साल क्या हुआ ना, अचानक से कुछ रूल्स यहाँ पे चेंज हुए, यूरोपियन कंट्री के गाइडलाइन चेंज हुए यहाँ पे, वहां के जो रेगुलेशन है उसके, और इस वजह से इनका जो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी पिक्ड पे चला गया है। 35 का यूटिलाइजेशन सीधा 65% का इनका चला गया है। तो इसकी वजह से इन्होंने कैपेसिटी को इनहांस किया, मतलब कैपेसिटी को बढ़ाया है 50 करोड़ इन्वेस्ट करके FY26 में। और हॉर्मोन्स वाला जो यूनिट है, जैसे मैंने बताया 65 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे कर रही है। S2 में ये ऑपरेशनल होगा और यहाँ से जो रेवेन्यू आएगा टोटल यहाँ पे 150 करोड़ का रेवेन्यू आएगा FY29 तक, ये कंपनी का कहना है। और ये 150 करोड़ इन्होंने काउंट नहीं किया है टोटल 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें, क्योंकि कंपनी थोड़ा सा कॉन्टिंजेंस जा रही है यहाँ पे कि भाई 1000 करोड़ हम बोले हैं करने का, लेकिन ऑन्कोलॉजी वाला हॉर्मोन्स वाला या फिर लाइक बायोइक्विवेलेंट वाला जो का कुछ जो पोर्शन होगा, या फिर हार्मोन्स का मेनली 150 करोड़ वाला जो रेवेन्यू हम FY29 तक जो 150 करोड़ हार्मोन्स से आएगा, उसका थोड़ा सा हम लोग मतलब अलग रख रहे हैं उस रेवेन्यू को। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि अगर कुछ दिक्कत हुई, कुछ वॉर वगैरह की सिचुएशन फिर से स्टार्ट हुई या फिर एग्जीक्यूशन में कुछ लोचा पड़ा, तो 1000 करोड़ वाला गाइडेंस हमारा मतलब मिस नहीं होगा, वो तो हम करके ही देंगे। लेकिन एग्जीक्यूशन सही रहा, हार्मोन्स वाला बिजनेस चलता रहा, ये एग्जीक्यूशन भी दूसरे बिजनेस में भी बढ़िया रहा, तो हो सकता है कंपनी 1100-1150 करोड़ का भी रेवेन्यू कर ले। बोल कितने का रहे, 1000 करोड़ का, हो सकता है 1100-1150 करोड़ का भी रेवेन्यू कर ले FY29 तक। बढ़िया है भाई, गजब। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपको बनाने के लिए अलग अलग लाइक टेक्नोलॉजीज लगते हैं, रिसर्च लगते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी यहाँ पे जो है ये जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, इसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी लगती है वो मतलब उसके लिए जो रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी इन द सेंस दोस्तों R&D इन द सेंस कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन से केमिकल्स लगेंगे और क्या कुछ फॉर्मुलेशंस लगेगा, उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो मतलब नए नए फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए उसको बोलते हैं R&D। और कंपनी बोल रही है कि बायोसिमिलर्स के लिए जो भी मतलब ये जो रिप्लेसमेंट वाली दवाइयाँ बना रहे हैं उसमें क्या होगा कि लोचा ये है कि काफी ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव है इसके R&D, तो इस वजह से हम लोग इन हाउस फैसिलिटी इसके लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 2-3 कंपनीज ही है जो कि बायोसिमिलर के लिए यहाँ पे करती है भाई R&D। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा एक्सपेंसिव और कितना क्रिटिकल प्रोसेस होगा बायोसिमिलर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, एंड तो इस वजह से ये लोग बाहर से इंपोर्ट करेंगे इसका R&D तो ठीक है, लेकिन जो ऑन्कोलॉजी है, जनरल दवाइयों, हार्मोन्स वगैरह और दूसरे सेगमेंट्स के लिए इन हाउस R&D के ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे पर ईयर 5 से 6 करोड़ इन हाउस, एंड आउटसोर्सिंग यहाँ पे 13 से 14 करोड़ का करने का R&D के लिए कंपनी का टारगेट है। अब बात करते हैं यहाँ पे जियोग्राफी वाइज एक्सपेंशन की। तो आने वाले टाइम में कहां से रेवेन्यू सबसे ज्यादा आएगा, तो एक तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो 1000 करोड़ है जो टारगेट है FY29 के लिए, उसके बड़ा चंक यहाँ पे जर्मनी से आ सकता है। जर्मनी में इन्होंने अलग अलग जो नए दवाइयाँ इनके हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, काफी ज्यादा दवाइयों को रजिस्ट्रेशन मिल भी चुके हैं और उसका लाइक ये लोग जो है वो कमर्शियल स्टार्ट हो जाएगा इनका जल्दी। तो जर्मनी से अच्छा खासा इनका रेवेन्यू आएगा। फिर यहाँ पे लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज है, मैक्सिको एंड कोलंबिया, फिर यहाँ पे मिडल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, अल्जीरिया वगैरह, ठीक है। देन यहाँ पे रशिया वगैरह से आएगा, ठीक है, 5 से 7% तो रेवेन्यू रशिया से आएगा आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में। और फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर ये लोग एज ऑफ नाउ फोकस नहीं कर रहे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों के कंपटीशन हाई है और प्लस लाइक यहाँ पे मार्जिन कम मिलते हैं। तो 5% रेवेन्यू एज ऑफ नाउ इनका लगभग 5% आसपास रेवेन्यू आता है इंडिया से, और आगे भी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लोग फोकस नहीं करने वाले। लेकिन ये जो बायोसिमिलर वाले जो बायो इक्विवेलेंट्स वगैरह वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे ही इनके ऑपरेशनल होना शुरू हो जाएंगे, कमर्शियल होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका फोकस ये लोग इंडिया में करने वाले हैं, ठीक है। पेप्टिसाइड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसका ये लोग यहाँ पे इंडिया में लाइक उसका जो टोटल रेवेन्यू का 15 से 20% इंडिया से आएगा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए बायोसिमिलर के लिए ये लोग कहाँ से R&D करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स बायोसिमिलर के लिए
ये लोग मतलब पूरा फैसिलिटी बनाए हैं, तो फॉर्मुलेशंस तो तैयार करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे R&D टेक्नोलॉजी लगेगा वो हिकमा फार्मा करके अल्जीरिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके साथ इन्होंने यहाँ पे टाइप किया है, वो उनको R&D टेक्नोलॉजी देगी। 40 करोड़ का क्लिनिकल प्रोसेस होगा और टोटल इसको यहाँ पे क्लिनिकल जो कॉस्ट है, मतलब टोटल इसके इसको ऑपरेशनल करने के लिए जो टोटल कॉस्ट लगेगा 110 से 120 करोड़ का, और इसका 60 करोड़ ये लोग देंगे और बाकी का अमाउंट यहाँ पे हिकमा फार्मा देगी। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो गल्फ कंट्री से इनका रेवेन्यू आता है दोस्तों। आपको पता है यहाँ पे ये जो गल्फ कंट्रीज है लाइक UAE वगैरह, सऊदीया हो गया, जिसमें वॉर का टेंशन चल रहा है और उसके अलावा आगे भी यहाँ पे वॉर का टेंशन होने की काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है यहाँ पे। तो कंपनी कोई एक इन्वेस्टर ने पूछा कि यहाँ पे कैसा देख रहे हो आप लोग, क्योंकि फिर आपके रिसीवेबल्स काफी बढ़ेंगे, जल्दी पेमेंट तो आ जाएगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा। ऐसे वॉर वाली सिचुएशन में पेमेंट फंस जाते हैं। ये लोग बोल रहे थे हमारा काफी ज्यादा पेमेंट फंसा भी है, लेकिन उसको हमने उसका 40% कवर कर लिया है और आने वाले मतलब 1-2 क्वार्टर में पूरा हम लोग कवर कर लेंगे वो रिसीवेबल्स में। इसी वजह से इनका रिसीवेबल्स थोड़ा सा हाई हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो देखोगे तो इसको कैसे ये लोग आगे टैकल कर रहे हैं। तो गल्फ कंट्रीज के अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो टोटली रिप्लेस कर रहे हैं। हम लोग जो एग्जिस्टिंग दवाइयां बेचते थे उसको रिप्लेस कर रहे हैं बायो इक्विवेलेंट वाले प्रोडक्ट से, जहां पे लाइक करंट प्रोडक्ट जो है वहां से इनका 22 से 25% का EBITDA बनता है, लेकिन ये वाले जो बायो इक्विवेलेंट वाले प्रोडक्ट है उसके साथ उनको ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ये प्रोडक्ट का वहां पे प्रोडक्शन मतलब वहां पे सप्लाई घटा देंगे और ये वाले प्रोडक्ट के कस्टमर्स को ज्यादा सप्लाई करेंगे, तो इनका यहाँ पे EBITDA बढ़ जाएगा सीधा 35% का। ठीक है, इससे होगा क्या दोस्तों कि इनको अगर रिसीवेबल्स वगैरह में दिक्कत भी होती है या फिर पेमेंट आने में कोई लेट भी होता है, तो ये क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे हाई मार्जिन्स वाले, तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर रिसीवेबल बढ़ते भी है तो अच्छे खासे स्टिल यहाँ पे हाई प्रॉफिटेबल ये लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये एक इन्होंने चेंजेस किए। तो या आफ्टर ऑल यही है कुछ। ठीक है, कंपनी जो है वो पहले जनरल मेडिसिन बनाते थे, ओवरऑल डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। उसके बाद ऑन्कोलॉजी पर ज्यादा फोकस है इनका, बायो इक्विवेलेंट जो काफी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है इनका। बायो इक्विवेलेंट का नया प्लांट इन्होंने तैयार किया जो कि ऑपरेशनल उसका रेवेन्यू जल्दी आने लगेगा। और दूसरा जो प्लांट है और ये हार्मोन्स का, उसके ऊपर काम चल रहा है और उसका यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जल्द ही कमर्शियल होता हुआ दिख जाएगा Q3 या फिर Q4 के अंदर इसी फाइनेंशियल ईयर। सो ओवरऑल कंपनी दोस्तों टोटली अपने आप को प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है, गाइडेंस अच्छा दे रही है, उसके अलावा एक्सपेंशन और कैपेक्स अच्छे कर रहे हैं, नए नए टाइप कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यहाँ पे दिक्कत थोड़े से रिसीवेबल्स के रहते हैं दोस्तों, तो वो चीज़ हमको ट्रैक करनी पड़ेगी क्वार्टर बाय क्वार्टर। ठीक है, एंड उसके ऊपर मैं जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के अपडेट्स दूंगा आपको, तो वो भी हम लोग कंटिन्यू ट्रैक करेंगे। बाकी एज ऑफ नाउ या डील अच्छी है। यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस कंफर्ट भी अच्छा है। अगर देखोगे आप लोग जो FY27 का 100 करोड़ का पैट का कंपनी ने बोला है और वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, वो अगर ये लोग कर लेते हैं तो अराउंड ये कंपनी एज ऑफ नाउ 27-28 के फॉरवर्ड पी के ऊपर आपको मिल रही है FY27 के। तो ओवरऑल यहाँ पे पैग निकल के इनका आता है यहाँ पे एक आसपास का। ठीक है, तो अच्छे मतलब कंफर्टेबल वैल्यूएशंस है। इसका मतलब ये नहीं कि कल को जाके आप लोग स्टॉक उठा लो, आपको अपने तरीके से भी स्टडी करनी है, अपने रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियोज देखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी फिर स्टॉक बढ़ता ही रहेगा भाई। ठीक है, कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है, वो टोटली एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है, तो थोड़ा सा रिस्की बिजनेस भी रहता है। तो डिस्क्लेमर यही है, इसको एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसमें आप लोगों को क्या है कि एज अ स्टडी पर्पज लेना है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो वो देखना है। ओवरऑल डील रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देख के लेना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, जो मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। मेरे लिए कोई डील अच्छी हो सकती है, आपके लिए वो डील खराब भी हो सकती है। तो नॉलेज इंक्रीज करिए और खुद से इन्वेस्ट करिए, खुद का पैसा खुद संभालिए, क्योंकि आपको पता ही है MF वगैरह में तो पिछले कुछ टाइम में से कितनी दिक्कतें चल रही है भाई। ये जो रैली आई उसका म्यूचुअल फंड ने तो इतना फायदा उठाया ही नहीं है। कोई म्यूचुअल फंड, बहुत ही कम म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दी है। ठीक है, मेरे एक दोस्त ने एक मतलब बहुत बड़ी AMC है, नाम नहीं लूंगा, उसके एक MF के अंदर इन्वेस्ट किया था 1.5 साल, और अच्छा खासा फंड है भाई, काफी हाई फेमस फंड है। 1.5 साल में 4% के रिटर्न्स उसके मिले। ठीक है, तो इतना रिस्क लेने के बाद अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता इतना, तो फिर देखना चाहिए कि आप अपने अंदर खुद स्किल्स डेवलप करो और खुद अपने आप से पैसा मैनेज करो और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करो। ये एक गेम है दोस्तों, और इन्वेस्टमेंट हमेशा इसको नॉर्मल और सिंपल मत लीजिए, ये एक लर्निंग प्रोसेस है और धीरे धीरे आपके इन्वेस्टमेंट स्किल अच्छे होंगे
तो मार्केट में अगर बने रहना है तो स्किल आपके इंप्रूव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। बाकी कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है तो कमेंट्स के अंदर पूछिएगा, वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस मेरा, ठीक है। और अगर कोई गलतियां है तो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के लिए। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।